नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में आज बात होगी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, बात विकास के उस रोडमैप की जिसके दम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को अगले 3 साल में अव्वल राज्य बनाने का दावा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरा प्लान जनता के सामने रखा। गांव, गरीब, किसान से लेकर युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर देकर विकास और प्रगति के नए रास्ते पर प्रदेश को ले जाने का संकल्प शिवराज सरकार ने लिया। लेकिन इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जरूरत है भारी भरकम बजट की। और ऐसे में वक्त जब सरकार पर कर्ज का बोझ ज्यादा है, कर्ज के सहारे सरकार चल रही है, तब यह बजट आएगा कहां से? सबसे बड़ा सवाल तो यही है और इसी सवाल पर हम भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या व्यवस्था सरकार ने बनाई है, क्या रूपरेखा सरकार ने बनाई है, इस रिपोर्ट में समझिए। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। देश में कोरोना ने दस्तक दी तो संकट सिर्फ इंसान की जान पर नहीं आया, बल्कि अर्थव्यवस्था भी इस महामारी की चपेट में आकर बीमार पड़ गई। तब प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र देकर आत्मनिर्भर भारत को वक्त की जरूरत बताते हुए अभियान छेड़ा। अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी इसी राह पर है। आज वो पल आया है जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं, इस संकल्पबद्धता के साथ कि मैं स्वयं, मेरे माननीय मंत्रीगण, मेरे अधिकारीगण अपनी जनता के साथ मिलकर इसको अक्षरशः जमीन पर उतारकर मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 के राज्यों की श्रेणी में शुमार कर देंगे। 6 महीने के लंबे मंथन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप 2023 पेश कर दिया है, इस दावे के साथ कि ये चुनौती को अवसर में बदलने का रोड मैप है। अभियान के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी करने के साथ रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे, कृषि में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, खेती को प्रसंस्करण से जोड़कर आर्थिक उन्नति लाई जाएगी, अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ औद्योगिक पार्क विकसित होंगे, ओंकारेश्वर जलाशय में सोलर पैनल के जरिए बिजली बनाई जाएगी, सिंचाई के लिए नर्मदा नदी के पानी का इस्तेमाल होगा, किसानों को कल्याण निधि दी जाएगी, गरीबों का राज्य के संसाधन पर बराबरी का हक होगा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला बजट में लागू होगा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाएगा, मॉनसून में पर्यटन को बढ़ाने के लिए बफर में सफर को बढ़ावा दिया जाएगा, अमरकंटक, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, नर्मदा परिक्रमा और ग्रामीण सर्किट जैसी थीम पर पर्यटन सर्किट विकसित होंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये हमारा फोकस है। किसी गरीब को बिना इलाज के नहीं रहने देगी। निजी क्षेत्रों के सहयोग से अस्पतालों का जाल बिछेगा। नर्मदा जी की एक एक बूंद पानी का जो हमारे हिस्से का है, हम बेहतर और ढंग से उपयोग करेंगे। रोडमैप के क्रियान्वयन को लेकर लगातार समीक्षा होगी। विभागों को हर 30 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष को इस अभियान में कुछ खास नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ बजट की मारामारी है, वर्षों से लोगों के भुगतान नहीं हुए हैं, प्रशासनिक रूप से एक अराजकता है, आर्थिक रूप से जर्जर है। इस बीच में जो है ये नई चुनौतियां जो उन्होंने खड़ी कर ली, इसका कैसे वो हल करेंगे, ये उन्हें प्रदर्शित करना, इसी में उनकी नेतृत्व शक्ति का प्रदर्शन होगा। शिवराज सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को विकास का मिशन बता रही है। गांव, गरीब, किसान के कल्याण पर जोर देते हुए मध्य प्रदेश को अगले 3 साल में देश के अव्वल राज्यों में लाने का प्लान है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार आर्थिक संकट की चुनौती से कैसे निपटेगी। पहले से ही सरकार भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबी है। ऐसे में क्या फिर कर्ज लेकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है? भोपाल से संदीप भंबरकर, जी मीडिया।
और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल सिसोदिया बीजेपी के विधायक हैं और हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और सबसे पहले मैं यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। सर, कहा जाता है कि कर्ज लेके घी पीना अच्छी बात नहीं होती है, सरकार वही कर रही है क्या? यशपाल जी आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो जी। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। एक बार फिर दोहरा देता हूं सर, क्योंकि सवाल बहुत छोटा है जी। कि कर्ज लेकर घी पीना अच्छी बात नहीं होती है, सरकार वही कर रही है क्या? देखिए कर्ज लेना एक परंपरा है, एक व्यवस्था है। कोई सी भी सरकार हो, किसी भी राज्यों की सरकार हो, भारत की सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, सरकार चलाने के लिए अर्थतंत्र की व्यवस्था की जाना नितांत आवश्यकता होती है और यह होता ही है, इसमें होना भी चाहिए। लेकिन कर्ज लेकर के, कोई मौज शौक के लिए अगर कर्ज लेकर के और उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा हो, उसका दुरुपयोग किया जा रहा हो, तो कहीं एक निशाना लगता है सरकारों के ऊपर व्यवस्था। लेकिन अगर कर्ज लेकर के और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के सुख के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, अधोसंरचना विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और ये सारी चीजें उस अवसर पर हमको प्राप्त हो रही है जब कोविड काल चल रहा है। और कोविड की इस महामारी में भी अवसर को चुनौतियों में बदलने का हमें जो एक चुनौती मिली है, उस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार जिन परिस्थितियों सिसोदिया जी, बिल्कुल मैं आपकी एक बात से सहमत हूं, लेकिन उस पर ही मेरा एक सवाल है। आपने कहा कर्ज लेना निरंतर प्रक्रिया होती है, सरकारें कर्ज लेती हैं, इसमें मैं इनकार नहीं कर रहा सर। मेरा सवाल यह है कि कर्ज लिया जाएगा, लेकिन कर्ज को हम भरेंगे कैसे और कितना कर्ज लिया जाएगा, कहां तक कर्ज लिया जाएगा, कोई लिमिट है? देखिए, आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं भी बैठा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से विधायकों को, सांसदों को, मंत्रीगणों को, अधिकारियों को पूरे प्रदेश पर जिस प्रकार से वीसी के माध्यम से संबोधित किया, और नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ जी कांत, वो भी उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के पास अपार संपदा है, खनिज संपदा है, पर्यटन संपदा है और लोकल फॉर वोकल, इसको लेकर के अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई आह्वान किया तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, इससे अधोसंरचना विकास होगा। पर्यटन के क्षेत्र में आप ले लें या ऊर्जा के क्षेत्र में ले लें या टूरिज्म के क्षेत्र में ले लें, जहां जहां भी जिस प्रकार से एक नई संरचना 2023 तक की लेकर के की जा रही है, तो निश्चित रूप से उससे आय भी बढ़ेगी। हम कुछ करेंगे तभी तो कुछ होगा, आमदनी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जहां एक और 24 घंटे लाइट मिल रही है तो किसानों को, किसानों के बेटों को, वहां पर छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उसको प्रेरित करने के लिए हम काम करेंगे। अगर 8 लाइन सड़क मार्ग हमारे अपने जिले से निकल रही, मंदसौर जिले का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, तो फिर वहां पर कुछ हब बनेंगे। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से कृषि प्रधान हमारा जिला है मंदसौर, और इसमें अगर हम कहें कि हॉर्टिकल्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं, उद्यानिकी में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फल फूल सब्जी यहाँ बिल्कुल आसपास मंदसौर के कई शहर हैं जहां पर इंडस्ट्रीज को हम देख रहे हैं, लंबे समय से वो काम कर रही है और यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। आप खुद जनप्रतिनिधि बेहतर जानते हैं। मैं चौधरी राकेश सिंह जी को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। और चौधरी राकेश सिंह जी, आप बेहतर जानते हैं सरकारें कैसे काम करती हैं, क्योंकि आप खुद मंत्री रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है, अगर शिवराज सरकार एक रोड मैप तैयार करती है 2023 तक का, तो क्या शिवराज सरकार को मौका देना चाहिए? क्योंकि अब सरकार बिल्कुल मजबूत हो गई है और बीजेपी दावा कर रही है कि 23 तक हम एक और नया मध्य प्रदेश जो लगातार सोच में था वो जमीन पर उतार पाएंगे। आपको लग रहा है ऐसा उतार देंगे? मर्दुल जी, पहले तो यह है कि पहले इन्होंने क्या कहा पिछले 15 वर्षों में। मैं 10-12 वर्षों से शिवराज सिंह जी को लगातार पूरे मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है, निरंतर, चाहे विधानसभा में उनका भाषण हो, चाहे आम जनता में हो, कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे अगले 5 वर्षों में, हम किसान को पानी मुहैया करा देंगे खेतों तक, हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे, हम इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ा देंगे। ये सुनते सुनते अब ये चूंकि उनका 2.5 वर्ष का गेम है, मध्य प्रदेश जिस प्रदेश के बारे में ये बात कर रहे हैं कि नर्मदा जी का हम उत्तर प्रदेश से भी जो सिंचाई परियोजना है सीधी की और वहां की कैन परियोजना वाली, उसको भी बोले हम उत्तर प्रदेश से टाई अप करेंगे। शिवराज सिंह जी का मध्य प्रदेश अमरकंटक से शुरू होता है और ओमकारेश्वर और महेश्वर पर खत्म हो जाता है।
मैं समझता हूं उनको मध्य प्रदेश का बाकी हिस्सा ग्वालियर चंबल नजर नहीं आता नक्शे में, इसमें बुंदेलखंड नजर नहीं आता। जो अटल एक्सप्रेस वे की बात है उसमें जिक्र है शायद चौधरी राकेश जी। मैं मृदुल जी उस पर ही आ रहा हूँ, अगर मौका हाँ कहिए आप। मैं सिंचाई परियोजना की बात कर रहा हूँ, उसमें बुंदेलखंड भी है मध्य प्रदेश के हिस्से में, बिल्कुल। उसमें ग्वालियर चंबल भी है मध्य प्रदेश के हिस्से में। आप देखिए कि चंबल का पानी मेरा स्टडी किया हुआ है कि हमें जितना उपयोग करना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, उसका मात्र 40% हम उपयोग कर पाते हैं, जो कोटा में बना हुआ है बांध उससे, बैराज गांधी सागर से। जी बिल्कुल बैराज बना हुआ, लेकिन बकाया पानी पूरा बह के और उत्तर प्रदेश में जाके और उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाता है पच नदी से। क्या ये 15 वर्षों में, क्या आज ये इस बात की घोषणा कर पाए कि किसान जो तराई कर रहा है, वर्तमान में किसान सूखे से ग्रसित है, ये फसल बोई नहीं जा रही है, लोग पलेवा अपने ट्यूबवेल से कर रहे हैं, लेकिन उतनी ज्यादा सार्थकता नहीं है। भाई मैं मंदसौर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो आदमी ने फसल करना, निश्चित रूप से महाराष्ट्र का जो कल्चर आया है उससे हमारा मालवा का एरिया बहुत डेवलप किया है फसल में, खासतौर से फलों में, सब्जियों में। लेकिन ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड दिल्ली से लगा हुआ, एनसीआर के लगा हुआ होने के बाद भी यहाँ का किसान आज तक डेवलप नहीं कर पाया है। तो कोई ऐसी परियोजना का जिक्र नहीं है। और मेरे भाई, जिस प्रदेश की जनता, जिस प्रदेश की सरकार 1,60,000 करोड़ के कर्ज में हो, कभी ये 8 करोड़ जनता के बारे में विचार करो कि मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति। और चौधरी राकेश जी, मेरा सवाल भी हरीश से यही था। मेरा सवाल, क्योंकि हरीश बेहतर जानते हैं प्रदेश को और लंबे समय से वो खुद पत्रकारिता कर रहे हैं और जमीन पर रहे हैं। हरीश आप देखिए, बिल्कुल चौधरी राकेश जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए हरीश, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जब सरकार बनती है, और मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 दशक से देखें तो शिवराज सरकार ही रही है। मध्य प्रदेश में बदलाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आगे सरकार जो दावा कर रही है वो करना इतना आसान है? चुनौतियां बहुत सारी हैं, पैसा कहां से आएगा, कैसे पूरी रूपरेखा बनेगी? मेट्रो के दावे कर दिए हैं, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, ऊपर से नए और दावे। मृदुल, देखिए शिवराज जी जो हैं बड़े मंजे हुए नेता और इसी कारण लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। अभी जो चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती इसलिए सामने आ गई है कि जो सीटें मिली हैं 28 में 19-20, और उसमें जो मतों का अंतर है, मतलब भारी संख्या में लोगों ने इन्हें अवसर दिया है, तो ये 3 साल बड़े चुनौतीपूर्ण है। बड़ा स्मार्ट तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने भाषण में कहा कि जो प्रस्ताव है, खजाना खाली रहा, एक प्रस्ताव आया भी तो बजट कटौती का आया कि पैसा नहीं है। तो उन्होंने बड़ा स्मार्ट तरीके से भारत, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बताते हुए, क्योंकि पैसा मिलेगा भारत सरकार से, केंद्र से, जिसमें बात करें अटल चंबल एक्सप्रेस वे, इसमें केवल जमीन देनी है मध्य प्रदेश सरकार को और पूरा निर्माण का पैसा वहां से मिलेगा। ऐसे कई योजनाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर भारत की हैं और इसको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में बदला गया। साथ में केवल मध्य प्रदेश को शेयर मिलाना होगा, वो शेयर कितना होगा आने वाला समय पता पड़ेगा। इसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें पैसा खर्च ना के बराबर होना, जैसे बजट को सामूहिक भागीदारी के हिसाब से बढ़ाया जाएगा, जितनी आबादी, तो कुल मिला के अभी इसका पूरा रोड मैप किस तरह से उतरेगा दिखेगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खजाने पर बोझ न डालते हुए एक नया कॉन्सेप्ट खोला है और रोड मैप तैयार किया जो जनता के सामने है। हालांकि चौधरी राकेश सिंह जी की जो आपत्तियां हैं और जो बात कही है उसमें बहुत दम है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, कई सालों से कहते जा रहे हैं, फसल बीमा को कई सालों से बात कर रहे हैं, पानी पहुंचाने कई सालों से बात की जा रही है, लेकिन वहां वहीं की स्थिति है। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारेंगे, शिक्षा सेवा सुधारेंगे, तो ये अनवरत प्रक्रिया चलेगी। कर्ज की बात करें तो जितना 2.25 लाख करोड़ का बजट है, 2.25 लाख करोड़ के लगभग कर्ज हो गया है। तो अब ऐसी स्थिति में, कर्ज लेने की स्थिति में, अभी जो हम औसतन बात करें, जो शिवराज सरकार आई उसके बाद 1300 करोड़ रुपए का पर मंथ एवरेज कर्ज लिया रहा है। इसके पहले कमलनाथ सरकार थी, उन्होंने 22-23 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया 15 महीने में। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ सरकार ने कर्ज लिया। तो सरकार के पास स्थिति बहुत बुरी है, वित्तीय स्थिति, चाहे भाजपा की सरकार आए चाहे कांग्रेस सरकार आए, सरकार बदलने से, पार्टी दल बदलने से पैसा नहीं आ जाता। तो और इसके बाद फिर एक सवाल यही होता है, मैं इस पर बहुत छोटा जवाब आपका चाहता हूं। मैं इसके बाद यही होता है जब कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है, फिर इधर उधर से नए नए टैक्स आ जाते हैं, या फिर आप देखिए दो ही चीज हैं, या तो राजस्व इकट्ठा करने के लिए शराब सहारा होती है या फिर पेट्रोल डीजल सहारा होता है सरकार के पास।
मृदुल बिल्कुल सही कहा, इसीलिए स्मार्ट तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पे गए हैं और इसको इतना बड़ा इवेंट बनाया जाएगा जिससे पैसा भी खर्चा ना हो, भारत सरकार की राशि से काम हो जाए। और ये देखिए 3 साल के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आके काम किया है, अब उसको बड़ा फाइनलाइज रोड मैप किया जा रहा है और अफसर इस पे काम कर रहे हैं कि पैसा ना लगे और काम हो जाए। उसका रोड मैप बड़ा चुनौती होगा, पूर्ण होगा, किस तरह करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आने समय दिखेगा। लेकिन विपक्ष भी तैयार है कमर कस के, इस बार आसान नहीं होगा कि विपक्ष की नजर से बचना। बिल्कुल, और मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं क्योंकि आपने विपक्ष का जिक्र किया है और 3 साल का भी जिक्र किया है, तो 3 साल बाद हम एक बार फिर मध्य प्रदेश में चुनाव देखेंगे और सियासत में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन सिसोदिया जी ये 23 का अभी से घोषणा पत्र मान लें कैसे हम? देखिए ये 23 का घोषणा पत्र तो नहीं है, लेकिन जो आपकी आवाज नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को एक संकल्प से सिद्धि को लेकर के और जो एक आपकी आवाज थोड़ी रुक रही है सिसोदिया जी, मैं कहूंगा कि आप एक बार फिर से शुरू से बताएं। 2023 का कोई घोषणा पत्र नहीं है। ये देखिए जो चुनौतियां हमको मिली है कोविड के दौरान और ये भारत की सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के लिए इसको लागू किया है और उसमें मध्य प्रदेश भी है, तो अगर हम ये कहें कि इसको लेकर के हम अगर हमारी कार्य योजना बन रही है तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा ब्रिटिश हुकूमत से लेकर के, ब्रिटिश काल से लेकर के अंग्रेज, कांग्रेस, राजे, रजवाड़े, नवाब, सिंचाई का था 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई क्षेत्र था मध्य प्रदेश में। और ये शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जहां कहा जा रहा है कि 13 वर्षों में क्या किया, 13 वर्षों में उस सिंचाई के आंकड़े को बढ़ा करके 40,000 कर दिया है और आज वीसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 60 लाख हेक्टर तक इसको ले जाएंगे। और जहां तक चंबल की बात की गई है, मैं उसी जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। गांधी सागर के चंबल के पानी को अगर अब जाकर के किसी ने सदुपयोग किया है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारे जिले में गरोट, भानपुरा, सुहासरा, शामगढ़, कयामपुर, सीतामू, इन क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर काम चल रहा है और अभी 28 अरब रुपए की कार्य योजना ये बात जी ने स्वीकृत की है। जी, ये बात एक चीज और है यशपाल जी, ये बात चौधरी राकेश जी भी कहते हैं, मैं उनसे इसी पर एक छोटा कमेंट लेना चाहता हूं क्योंकि आपने कहा आपके क्षेत्र में तो जरूर काम हो रहा है, उन्होंने कहा है कि इसका हम इनकार नहीं कर रहे, हम विरोध भी नहीं कर रहे कि वहां काम नहीं हो रहा, वहां काम हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, आप बुंदेलखंड के कुछ इलाके ले लीजिए या चंबल के इलाके ले लीजिए, वहां पर सिंचाई की थोड़ी सी दिक्कतें हैं, इसे हमें मानना पड़ेगा। चौधरी राकेश जी, उमा भारती बेतवा योजना उमा भारती जी की प्राथमिकता में है और नर्मदा को शिप्रा में लिंक करने का काम भी यदि किसी ने किया है तो शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। नहीं, बिल्कुल लिंक हुआ है, उस पे कुंभ में भी ये शिवराज सरकार ने अपनी बात कही थी। चौधरी राकेश जी अपनी बात रखिए। मैंने जिस विषय में बात की है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उस पर बोलने से कतरा रहे हैं। गांधी सागर कांग्रेस की देन है, इंदिरा सागर कांग्रेस की देन है और जहां तक कैन परियोजना है और बिंद क्षेत्र की, वो भी कांग्रेस के समय की देन है, किसी भी नदी पे वहां बनी हो। मैं बात ये कर रहा हूं कि गांधी सागर से आगे भी मध्य प्रदेश है, मंदसौर से आगे भी मध्य प्रदेश है। आपने क्या किया श्योपुर के लिए, आपने क्या किया मुरैना के लिए, आपने क्या किया ग्वालियर और भिंड के लिए, आपने क्या किया गुना शिवपुरी के लिए, आपने क्या किया बुंदेलखंड के लिए। ये विषय मैं इसलिए उठा रहा हूं कि आप नर्मदा की बात तो कर देते हैं लेकिन यहाँ के किसानों की बात करिए। दूसरा, मुझे आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से, उन्होंने कहा कर्ज लेना परंपरा है। इस प्रदेश को आप कर्ज से लेके और परंपरा बता रहे हो, हमारे नौजवान बच्चे क्या सीखेंगे इससे? 2.25 लाख करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश और आप कह रहे हो ये परंपरा है। अरे अच्छी सरकार वो होती है जो कर्ज से निकलने के प्रयास बताए, उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के प्रयास बताए। उद्योग धंधे के मामले में शिवराज सिंह जी का ध्यान ग्वालियर चंबल पे बिल्कुल नहीं। मैं एक बात इस पर कहना चाहूंगा, थोड़ा समय कम है यशपाल जी, नहीं आ पाऊंगा। नहीं, कर्ज सारी सरकारें लेती हैं और वही हम कहते हैं ना, सरकारें कर्ज लेती हैं फिर इसका बोझ जो है वो जनता पर आ जाता है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि एक ऐसा रोड मैप तैयार हो कि मध्य प्रदेश पर जो हर आदमी पर कर्ज है कुछ हजार रुपए का, वो धीरे धीरे कम होता रहे और हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में जो कदम बढ़ा रहे हैं वो मंजिल तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बहुत शुक्रिया।